रोहितास जी, जैसे कि आपसे हमारी एक बार बात हुई थी देश न्यूज पर, आपने कहा था कि रिवाज जो है वो कायम रहेगा, राज कायम नहीं रहेगा। तो इस ये जो बात थी आपने जो कही थी, चरितार्थ होती नजर आ रही है राजस्थान में। जी, राजस्थान में जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि राजस्थान में रिवाज कायम रहेगा। राजस्थान का जी राज जो कांग्रेस का था वो जाना तय था, जी क्योंकि ग्राउंड पे जो रिपोर्ट आ रही थी, ग्राउंड के धरातल के जो लोग थे, क्षेत्र के लोगों से मैंने बात की थी, तो सभी का एक मत था कि हमें देश का विकास चाहिए, प्रदेश का विकास चाहिए जी और हम विकास के नाम पे वोट देंगे। तुष्टीकरण जो कांग्रेस ने राजस्थान में किया था उसको लोगों ने सिरे से निकाल दिया। बिल्कुल। जी रोहिता जी, यहाँ वसुंधरा राजे जो हैं जीत चुकी है और सीएम पद की दौड़ में राजस्थान में कई चेहरे सामने आ रहे हैं। क्या लगता है कौन सबसे आगे निकलने वाला है इस दौड़ में? सीएम फेस की अगर अपन बात करें तो मेरा ये मानना है जी कि राजस्थान में आज वसुंधरा राजे से बड़ा कोई चेहरा नहीं है जी जो मुख्यमंत्री के पद पर स्वाभाविक उम्मीदवार हो, दावेदार हो। जी, जी बिल्कुल सही कहा कि कोई बड़ा चेहरा नहीं है। वसुंधरा राजे सिंधिया के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। अब हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के चुनाव पर, मध्य प्रदेश की मतगणना पर आएंगे सीधे। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद है हमसे चर्चा करने के लिए। मध्य प्रदेश में जैसे रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है, परिणाम को लेकर भारतीय जनता पार्टी खुश नजर आ रही है और कांग्रेस भी यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी आश्वस्त है, क्योंकि कांग्रेस को भी लगता है कि पूरी रिजल्ट अभी तक नहीं शो हुए हैं, तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए, हो सकता है कि कांग्रेस बढ़त हासिल कर ले। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। फरहाना खान जी जुड़ी है, कांग्रेस प्रवक्ता आदित्य नारायण उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक शैलेंद्र नागले जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप प्रवक्ता, और शैलेंद्र मिश्रा शेली जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप चारों मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं फरहाना खान जी के पास जाऊंगी। फरहाना जी, जिस तरह से लगातार आपकी हमारी चर्चाएं हुई है, कई डिबेट में आप हमारे साथ मौजूद थी, लगातार एक ही बात थी कि भारतीय जनता पार्टी से जनता त्रस्त हो गई है और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बार अवसर देगी जनता की सेवा करने के लिए, लेकिन रुझान जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं। जी, देखिए शुरू से मैंने आपने भी देखा और सारे न्यूज़ चैनल्स का भी और सारी जितनी भी देश में एजेंसियां काम कर रही हैं सभी का ये सर्वे भी यही था कि जो जनता का रुझान है वो कांग्रेस की तरफ है। जी अब देखिए ये अगर जनता को भ्रमित करने में ये कामयाब हो जाते हैं बार बार, तो ये करते रहें और जनता का जो भी मैंडेट होगा, शाम होते होते जो भी फैसला आएगा हम उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन हम अपनी जो लड़ाई है वो जारी रखेंगे। इनके जो भ्रष्टाचार है, इनके जो घोटाले हैं, हम उनको इसी तरह से अगर हम विपक्ष में भी रहते हैं तो उजागर करते रहेंगे। बिल्कुल सही कहा कि विपक्ष में भी रहेंगे तो बिल्कुल सवाल पूछते रहेंगे, जनता के हित में काम करते रहेंगे। शैलेंद्र नागले जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से लगातार आपका भी लगातार आम आदमी पार्टी है, सपा बसपा लगातार बयान आ रहे थे कि मध्य प्रदेश की जनता तीसरा दल तलाश कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस से, दोनों से त्रस्त हो चुकी है। तो तीसरे दल को यहाँ मध्य प्रदेश की जनता ने उतना अच्छे से स्वीकार नहीं किया जितनी तीसरे दल को उम्मीद थी। सबसे पहले तो बीजेपी को बधाई, जी। क्योंकि बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उसके साथ हमारे भी सारे प्रत्याशियों ने बहुत मेहनत करी, बहुत लगन से लगे। और तीसरा विकल्प मध्य प्रदेश में हमने कोशिश करी, बहुत चाहा कि हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता हमें स्वीकारेगी। हमारी योजनाएं जो दिल्ली और पंजाब में हम चलाते आए हैं उसको मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में हमने पहुंचाने की कोशिश करी। जनता अगर उस चीज़ को नहीं समझ पाई तो हम और कोशिश करेंगे, आने वाले समय में हम और अच्छे तरीके से प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही कहा कि आने वाले समय में हम अच्छे से प्रयास करेंगे। कोशिश की थी लेकिन शायद हम जनता को ठीक से अपने मुद्दे नहीं समझा पाए। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, आपके पास आऊंगी। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लेकर जीत को लेकर आश्वस्त थी, एग्जिट पोल जब आए थे तब भी वो जीत को लेकर आश्वस्त थी, उसके पहले भी जीत को लेकर आश्वस्त थी, लेकिन यहाँ कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो इतनी उम्मीद नहीं थी कांग्रेस से कि वो बहुत कम सीटों पर सिमट जाएगी। बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस क्या, बहुत सारे लोगों को उम्मीद नहीं थी। बहुत सारे लोगों का आकलन जो है वो इस बार जो है गलत साबित हुआ। जी दरअसल ये बहुत ही चौंकाने वाले परिणाम हैं जो है, जिस तरीके का जैसे कोई लहर चली हो, जी जबकि लहर जैसी कोई, ना तो कोई ऐसा लहर जैसा मुद्दा था, जी ना कोई पिछले साल 2 साल की या पिछले 5 सालों की राजनीति में ऐसा कुछ उलटफेर मध्य प्रदेश में नहीं हुआ जी कि किसी तरह की कोई लहर जैसी आने की किसी को भी उम्मीद हो। दरअसल हुआ ये है
मुझे ये लगता है कि वर्तमान दौर में जो है ये साबित होता है आज के परिणामों से कि ये जो देकर लेने की जो राजनीति चालू हुई है, रेवड़ियां बांटने की, जी ऐसा चर्चाओं में अक्सर ये कहा जाता है कि रेवड़ी बांट रहे हैं चुनाव के लिए सीटों के लालच में, जी लेकिन ये सही भी साबित होता चला जा रहा है। और दरअसल यदि सही साबित होगा तो हर किसी को चुनाव जीतना है। कहीं किसी तरीके का कोई ऐसी कोई सिद्धांत या कोई इन दोनों ही प्रमुख पार्टियों में कोई अलग से कोई ऐसे सिद्धांत नहीं बचे हैं जिन सिद्धांतों के आधार पर किसी को चुनाव लड़ना है। सबको येन केन प्रकारेण चुनाव जीतना है, बिल्कुल। और चुनाव जीतने के ये जो भी हथकंडे होते हैं दोनों पार्टियों ने कमोवेश जो है अपनाए हैं। लेकिन भाजपा को सफलता इसलिए मिली कि भाजपा के खिलाफ जो है वो एंटी इनकम्बेंसी किसी के प्रति व्यक्तिगत तो हो सकती है, लेकिन पार्टी के खिलाफ ऐसी कोई इनकम्बेंसी नजर नहीं आई इन चुनावों में। बिल्कुल। और जहां तक व्यक्ति का सवाल है तो जो बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को चुनाव लड़ाया गया जो केंद्र सरकार में भी शामिल थे, तो उससे क्या हुआ कि किसी एक व्यक्ति पर चुनाव फोकस नहीं हुआ। जबकि कांग्रेस का जो चुनाव है वो कांग्रेस पूरी तरह से, कांग्रेस की जब बात होती थी तो केवल और केवल कमलनाथ जी का चेहरा सामने होता था, और कमलनाथ जी का चेहरा शिवराज सिंह सहित सभी भाजपा के बड़े लीडरों से कमतर जाता है पब्लिक में लोकप्रियता के मामले में। किसी एक क्षेत्र में जरूर लोकप्रिय हो सकते हैं, कांग्रेस के अंदर लोकप्रिय हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक में इनके आगे वो कहीं पासंग में ठहरते नहीं है। यही एक प्रमुख कारण है मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि जो भारतीय जनता पार्टी के अगर यहाँ नेतृत्व की बात करें तो उनका नेतृत्व कुशल रहा, और लहर का जैसे कि कहा गया है एंटी इनकम्बेंसी जो थी किसी नेता के प्रति हो सकती, पार्टी के प्रति नहीं। शैलेंद्र मिश्रा शैली जी आपके पास आऊंगी कि कई बार अपनी चर्चा हुई, लहर जैसा कुछ दिखा नहीं, लेकिन फिर भी ये मौन लहर जो थी रुझानों के रूप में सामने आ रही है। जी निश्चित ही धर्मिष्ठा जी, मौन लहर भी कह सकते हैं। और जो कुशल प्रबंधन भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में नजर आ रहा है जी, जो भारतीय जनता पार्टी 3 महीने पहले तक जो उनका कैलकुलेशन था और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी उसके बिल्कुल विपरीत जाके पिछले 2-3 महीने में उन्होंने जिस कुशल प्रबंधन से चुनाव लड़ा जी, और कहीं ना कहीं ये स्पष्ट आज परिणामों के रूप में भी नजर आ रहा हम सबको। और कई ऐसे लोग थे जिनका मानना था जो क्षेत्रों में जा रहे थे कि भाई एंटी इनकम्बेंसी है, तो अभी जैसा भाई साहब ने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी तो थी लेकिन वो व्यक्ति विशेष के लिए थी, वो बीजेपी के लिए नहीं थी। कांग्रेस जो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी, तो कुछ ऐसे मुद्दे 2023 में उठाने से चूक गई कांग्रेस जिनको लेके भाजपा को घेरा जा सकता था। शुरुआत तो कांग्रेस ने ठीक की थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया कांग्रेस दिन प्रतिदिन माइनस हो रही थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात मैं इसलिए कहूंगा कि कांग्रेस के जो जिम्मेदार पदाधिकारी थे, जो प्रदेश कांग्रेस भवन से जुड़े हुए लोग थे, जो सीधा संवाद करते थे, वो लोग इन बातों को मानने को तैयार नहीं थे। फीडबैक वो खुद का ही फीडबैक मान रहे थे, खुद का इंटरनल जो फीडबैक था उसी को लेके चल रहे थे। वहीं दूसरी ओर हमारा जो व्यक्तिगत अनुभव है मेरा, बीजेपी के अगर किसी लीडर से हम लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में कोई बात कही तो हमें अगले दिन ऐसा समझ में आया कि उन लोगों ने उस पर अध्ययन किया। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी को नए सिरे से, अभी हालांकि परिणाम पूरे आए नहीं है, अभी बीजेपी के भी दिग्गज आ रहे हैं। मैं जैसा देख रहा हूँ फग्गन सिंह कुलस्ते जी शायद चुनाव हार चुके हैं अभी तक, तो और कई लोगों का भी चुनाव जीतना बाकी है। तो कांग्रेस को बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। एक बड़ा वोट परसेंटेज वाले जो लोग हैं उनका भी ध्यान रखना होगा, और कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो वचन पत्र था मुझे लगता है वो अंतिम समय में पब्लिक तक पहुंच नहीं पाया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि कांग्रेस का जो वचन पत्र था, जिस दिन वो जनता के बीच में जाने वाला था, उस दिन वो बयानबाजी के दौर में दब कर कहीं रह गया। फरहान जी आपके पास आऊंगी, जैसा कि शैलेंद्र मिश्रा जी ने कहा कि मुद्दे जो थे बहुत सारे थे जिस पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा सकता था, जैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा सकता था। लेकिन कांग्रेस ने इन मुद्दों पे घेरने की कोशिश भी की, लेकिन लास्ट मूवमेंट पे आकर उन्होंने जैसे जाति जनगणना का मुद्दा जो उठाया वो उतना हावी नहीं हो पाया या उतना कारगर साबित नहीं हो पाया।
जी बिल्कुल, हमने मुद्दे शुरू से ही काफ़ी सारे मुद्दे उठाए, काफ़ी सारे इनके जो भ्रष्टाचार हैं जी। हमने वो भी उजागर किए। और आप देखेंगे सतपुड़ा भवन में जिस तरह से आग लगाई गई, इन्होंने खुद भी हार मान ली थी, इनको खुद भी ये पूरा यकीन था कि अब ये सत्ता में वापसी नहीं करने वाले हैं। जी। लेकिन आखिरी टाइम में ऐसा क्या हुआ, एक तो देखिए लाडली बहना जो हमने नारी सम्मान हमने घोषणा की, उसकी जी। इन्होंने लाडली बहना को इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया, वो हम तो कर नहीं सकते थे। तो क्योंकि ये सत्ता में है, इनके पास भरपूर पैसा भी है, तो ये कर सकते थे। हम सत्ता में नहीं है, वो हम अधिकार ही नहीं था कि हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते। तो इसका थोड़ा बहुत जो महिला वोट परसेंट बढ़ा हो सकता है कि उसका हुआ हो। इसके अलावा एक जो मैनेजमेंट की बात भी, अभी हमारे जो साथी वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं उन्होंने बोला मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट पे मैं बात करना चाहूँगी कि जी बिल्कुल केंद्र से लेकर प्रदेश तक इनका जो मैनेजमेंट है, मैं बिल्कुल साफ तौर पे कहना चाहती हूँ कि जो मैनेजमेंट है वो इतना तगड़ा, ये जो प्रशासन के साथ जो इनका मैनेजमेंट है, आप देखेंगे बालाघाट में जो हुआ उस पर हम लोगों ने काफ़ी एक्शन लिया, शिकायतें की, लेकिन एक पत्ता इधर से उधर नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अटेर में इनके जो प्रत्याशी हैं अटेर के, उनको कुछ डाउट था तो उन्होंने आवाज़ उठाई, उस पर तुरंत एक्शन ले लिया गया और 4 दिन के अंदर दोबारा वोटिंग भी करा ली गई। तो इस तरह से, और निर्वाचन आयोग से हमने लगभग 300 से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी ने शिकायतें की कि कहाँ क्या गलत हो रहा था, कहाँ पर एम्बुलेंस में कभी पैसा पकड़ा रहा है, कभी पुलिस वाहन में पैसा पकड़ा रहा है, कभी ये लोग खुलेआम पैसे का देने का प्रलोभन जनता को दे रहे हैं। तो ये पूरा मैनेजमेंट भी इसमें काफ़ी हद तक कारगर है इनका। जी फरहाना जी, मैनेजमेंट और प्रशासन को भारतीय जनता पार्टी ने कंट्रोल कर रखा है। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, यही कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन को कंट्रोल में कर रखा है, और अगर देखा जाए तो सीधी सीधी बात है कि प्रशासन उनके इशारों पर काम करता है, स्वतंत्र नहीं है। देखिए ऐसा है कि ये बात तो सही है कि एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है जी। और सहज बात है कि जो प्रशासन में लोग बैठे हुए हैं उनके संबंध, चूँकि वो साथ साथ काम करते चले आए हैं, थोड़े बहुत संबंध हो सकते हैं, लेकिन जब सत्ता पलटती है, जी। जब जनता अपना मत देती है और वो मत किस ओर जा रहा है ये दिख जाता है, तो फिर कोई किसी तरीके का कोई प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है। यदि जिस तरीके की लहर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रही है, यदि ये लहर जनता की ओर से कांग्रेस के पक्ष में होती तो कोई प्रशासन कहीं पे भी कुछ नहीं कर सकता था। बल्कि ये जरूर कहा जाता है कि प्रशासन अंत समय में आखिरी में जो 1500 वोटों का अंतर होता है उसको कहीं कुछ प्रभावित कर सकने की संभावना हो सकती है, वो तब जब जिसके पक्ष में लहर है उसके पक्ष में। तो लहर जैसा जो माहौल है ये जनता द्वारा क्रिएट किया गया है, ये प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। जहाँ तक मैनेजमेंट का सवाल है, ये बात निश्चित तौर पर सही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मैनेजमेंट है वो एक कारपोरेट के तर्ज पर काम करता है और कांग्रेस उससे बहुत ज़्यादा पीछे। जैसे कि शैलेंद्र जी ने अभी बताया कि पिछले बार की तुलना में भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेंटर में पिछले चुनाव के टाइम पर कुछ जैसा माहौल लगता था, वैसा इस बार कांग्रेस के जो मीडिया से संबंधित लोग थे उनसे मिलने जाते थे तो इस बार उस तरीके का माहौल था जैसे इनको लग रहा था कि हम सत्ता में ही हैं, सत्ता में पहले ही आ चुके हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेंटर में इस बार मैंने स्वयं ने देखा प्रत्यक्ष तौर पर, इतना सद्भाव से, इतने अच्छे तरीके से लोगों को से चर्चा की गई, लोगों से संपर्क बनाया गया कि जो मीडिया के लोग जाते थे उनको शांति से सुना जाता था और उनकी बात कहीं ना कहीं अंदर खाने पहुंचती थी। ये सभी लोगों ने इस बात को महसूस किया। और जब किसी की बातें सुनी जाती हैं, जो पब्लिक के बीच में लोग जाते हैं, उनकी बातें जब अंदर तक जाती है तो पार्टी इम्प्लीमेंटेशन करती है, और करती है तो फिर उसका परिणाम निकलता है जो सामने है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो कमियां बताई जाती है उन्हें दूर किया जाता है, छोटे छोटे जो सजेशन दिए जाते हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी फॉलो करती है। शैलेंद्र मिश्रा जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर। जैसे कि आदित्य जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जब जाते हैं सजेशन देते हैं तो उस सजेशन को फॉलो किया जाता है, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाती है। क्या कांग्रेस में इस चीज की कमी देखने को मिली है? ये तो मैंने शुरुआत में ही कहा, ये जो गैप जो बना कांग्रेस के भीतर, मतलब ये वह कांग्रेस जो 3-4-5 महीने पहले तक बहुत अच्छा संवाद करती थी, खासकर मीडिया डिपार्टमेंट के साथी लोग, उसमें बहुत सारे मेरे मित्र हैं, नज़दीकी लोग हैं। लेकिन ये चुनाव आते आते थोड़ा जो कम्युनिकेशन गैप हुआ और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस हावी हुआ,
और जनता चुनाव लड़ रही है, ये वाला एक शगुफा जो है जी ये ऊपर तक केंद्रीय नेतृत्व तक कांग्रेस में पहुंचा दिया गया। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि विपक्ष के नाते कांग्रेस को वो 3.5 साल मिले और गोल्डन 3.5 साल मिले विपक्ष में, जब उनसे 2020 में सत्ता हाथ से चली गई और कई कारणों से गई, उसमें कांग्रेस की आंतरिक परेशानियां भी थी, लेकिन जो मार्केट में जो मैसेज गया उसमें यह गया कि भाई बीजेपी ने कांग्रेस की सत्ता थी वो गिरा दी। अब कांग्रेस मध्य प्रदेश में 3.5 सालों में उस विपक्ष की मजबूत भूमिका को अदा नहीं कर पाई। आप देखिए 2023 के चुनाव में कोई एक्टिविस्ट कांग्रेस के साथ नहीं था। वहीं 2018 के चुनाव में हम देखें तो जितने विसल ब्लोअर थे मध्य प्रदेश के, वो सारे के सारे विपक्ष के साथ खड़े थे और 2018 में उन्होंने विपक्ष को मजबूत किया। बिल्कुल। व्यापम का मुद्दा हो या अन्य मुद्दे हो, विपक्ष जो था कांग्रेस, उसने मुखरता से 2018 में उन मुद्दों और विषयों को उठाया। 2023 में क्यों नहीं उठाया? 2023 में वो लोग आपके साथ क्यों नहीं थे? जब आप कह रहे हैं कि तमाम तरह के घोटाले हुए मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार में, तो वो घोटालों और जो सरकार की विफलताएं थी वो आप जनता के बीच में क्यों नहीं ले जा पाए? अभी सम्मानित कांग्रेस पार्टी की साथी कह रही थी बहन जी, बालाघाट का उदाहरण दिया उन्होंने, अटेर का उदाहरण दिया। बालाघाट की खबर भी मीडिया ने चलाई और अटेर की भी चलाई। आज रिजल्ट अभी आए नहीं है, अटेर में कांग्रेस आगे चल रही है, बालाघाट में भी कांग्रेस आगे चल रही है, मुंजारे जी, मैडम मुंजारे। तो ये मतलब कई विसंगतियां हो सकती हैं, बिल्कुल, मतलब कई जगह मिसकम्युनिकेशन हो जाता है और इलेक्शन कमीशन ने भी खबर का संज्ञान लिया, तभी तो एसडीएम और आरओ को सस्पेंड किया वहां पे। तो ये अपन एक तरफा बात ना करें। मुझे ऐसा लगता है कि जनता का जो भी निर्णय हो, कांग्रेस को उसको शिरोधार करना चाहिए, अपनी गलतियों को सुधार के। अभी उनके सामने लोकसभा का इलेक्शन है, अगर मान लीजिए आज उनके फेवर में नहीं आते हैं परिणाम, जिसकी संभावनाएं भी लगभग लगी रही हैं हम सबको, तो उसको शिरोधार करना चाहिए। और 12 महीने मौसम बदलता है, लोग नहीं बदलते, तो मौसम भले बदले, लोगों को नहीं बदलना चाहिए, मेरा अनुरोध है। बिल्कुल सही कहा आपने कि मौसम बदलना ठीक रहता है, इंसानों का बदलना बड़ा तकलीफ दे रहता है। शैलेंद्र नागले जी, आपके पास आऊंगी, यहाँ जानना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की जीत का क्या सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि उन्हें मजबूत विपक्ष नहीं मिला? भारतीय जनता पार्टी के मैं जीत की बात करूं तो इन्होंने 2 महीने पहले शिवराज सिंह चौहान ने आकलन कर लिया था कि मध्य प्रदेश के चुनाव में केजरीवाल जी आने वाले हैं। तो केजरीवाल जी की जितनी भी योजनाएं हैं जो दिल्ली में और पंजाब में हम चलाते आ रहे हैं, तो उन्होंने पहले ही भाप लिया था कि अगर हम इस योजनाओं को मध्य प्रदेश में लागू नहीं करेंगे तो हम हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले बहना लाडली बहना योजना चालू करी, जो हम पहले से दिल्ली में चलाते आ रहे हैं। तो हमारे लिए थोड़ा सा खुशी का पल भी है, भली परिणाम हमारे विपरीत है, पर खुशी की बात यह है कि जनता को जो सहूलियत मिलना चाहिए, जो वर्तमान में जनता को भली 1250 मिल रहा हो, 1500 मिल रहा हो, अगर जनता उसको स्वीकार करती है। और आम आदमी पार्टी का हमेशा सही रहा है कि हम हमेशा जो भी काम करते हैं जनता के हित में करते हैं और आगे भी आने वाले समय में जनता के हित में ही काम करेंगे। बिल्कुल सही कहा कि जनता के हित में काम कर रहे हैं और जनता के हित के लिए चाहे जनता किसी भी पार्टी को चुने, हम उस जनता के आशीर्वाद को बिल्कुल साथ देते हैं। सही कहा आपने। मतलब ये माना जा सकता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी जो है आपकी जो लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है, तो आप भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे, ऐसा समझे? नहीं, पार्टी का साथ नहीं देंगे। अगर हमारी नीति अगर कोई प्रदेश में अगर चल रही है और अगर प्रदेश उसको स्वीकार कर रहा है हमारी नीतियों को, तो हम उसका स्वागत करते हैं। पार्टी की नीतियों का स्वागत करते हैं लेकिन पार्टी का साथ नहीं देंगे, समझ गई। फरहाना खान जी, आपके पास आऊंगी मैं यहाँ पर। जैसे कि चर्चा चल रही है, अभी रिजल्ट आया नहीं है, केवल रुझान जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से मध्य प्रदेश की हम बात करें, इतने सारे दिग्गजों को मैदान में उतारा है, दिग्गजों को मैदान में उतारने के बाद क्या कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर जो प्रेशर भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, या फिर टिकट वितरण करते वक्त जो सर्वे हुआ था उसमें कहीं कोई कमी नजर आ रही है? क्योंकि कुछ ऐसे नेता थे, कुछ ऐसे प्रत्याशी थे जिनके जीतने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, उन्हें टिकट दिया गया। देखिए, जो हमारी पहली सूची थी वो तो मैं उसको बिल्कुल मानूंगी कि बहुत अच्छी, बहुत सोच समझ कर थी। लेकिन जो हमारी दूसरी सूची आई थी उसमें कुछ एक नाम ऐसे थे जिन पर हमें था कि ये थोड़ा सा मतलब किसी और का होना चाहिए था, ये था।
लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि जैसा कि अभी हमारे जो साथी बैठे हुए हैं उन्होंने बोला कि एसडीएम को निलंबित कर दिया और अधिकारी को निलंबित कर दिया, लेकिन कलेक्टर साहब बिल्कुल हिले नहीं वहाँ से। और मेरा सवाल ये था कि जब अटेर में दोबारा वोटिंग करा ली गई तो बालाघाट में क्यों नहीं कराया गया? और हमने निर्वाचन आयोग में 300 से ज़्यादा शिकायतें की तो उस पर एक भी नोटिस तक जारी नहीं किया। अगर हमारे कोई नेता, अगर जैसे प्रियंका जी ने कोई बयान दिया तो फौरन उनको नोटिस चला गया, लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी है उनके नेता तो खुलकर बोल रहे थे। कैलाश विजयवर्गीय जी ने खुलकर बोला कि आचार संहिता से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अधिकारियों को धमका रहे थे कि अगर आपने कमल का ध्यान नहीं रखा तो शिवराज जी देख लीजिएगा इन लोगों को। तो इसको आप क्या कहेंगे धर्मिष्ठा जी, ये इस तरह का रवैया? और चुनाव आयोग मूक बधिर बनकर बैठा हुआ है, देख रहा है, और हमारी किसी भी शिकायत पर हमने कई शिकायतें की आए दिन। हमने कल परसों तक भी हम लोगों ने जाकर उनकी संज्ञान में सारा जो जहाँ भी जो गड़बड़ी हो रही थी हमने सारा संज्ञान में लिया और तथ्यों के साथ रखा है, प्रमाण के साथ रखा है। उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और जो एक्टिविस्ट की बात भी यहाँ पर हो रही थी कि एक्टिविस्ट साथ में थे और अभी नहीं है, देखिए हमने तो सारे मुद्दे उठाए, हमने व्यापम का मुद्दा भी उठाया, हमने महाकाल लोग, इतना बड़ा घोटाला देश में इस तरह का नहीं हुआ होगा। वो भी जो धार्मिक पार्टी है, जो धर्म का बड़ा डंका बजाती है और वही हम मंदिर के साथ इतना बड़ा घोटाला करती है, हमने उस मुद्दे को बहुत बढ़ चढ़ कर उठाया। अब एक्टिविस्ट क्यों साथ नहीं थे या थे मुझे इतना नहीं पता, लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है कि इनकी ईडी और सीबीआई ये दो जो है ये इनको वो कर देते हैं पीछे। तो हो सकता है कि ईडी सीबीआई का भी कोई रोल रहा हो, मैं भी। बिल्कुल फरहाना जी, आप ही के सवाल के साथ आदित्य नारायण उपाध्याय जी के पास जाऊंगी। आदित्य जी, जैसा कि फरहाना जी ने कहा कि प्रशासन जो है, ईडी सीबीआई जो है, भारतीय जनता पार्टी पीछे लगा देती, कुछ उसका भी असर देखने को मिलता है। और साथ ही उन्होंने जैसे कि कहा कि बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे उन्होंने भी डराया था कि देख लीजिएगा कमल का जो ध्यान नहीं रखे उसे। तो यहाँ एक सवाल मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि कमलनाथ जी ने भी कई प्रशासनिक अधिकारियों की लिस्ट मंगवाई थी ये सोचकर कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे इन पर सीधी सीधी कार्रवाई की जाएगी कि कौन कौन ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में या भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। बिल्कुल, ऐसा तो एक सहज बात है। यदि वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि हमारी सरकार आ ही रही है जी, तो एक तरह से वो ये कर सकते थे और किया होगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि यदि जनता जिसका साथ देती है उसकी राह में कोई प्रशासन और कोई अधिकारी उसकी राह में रोड़ा नहीं बन सकता है। यदि जनता उनका साथ दे जाती तो वो सब कुछ कर सकते थे, और फिलहाल जो है जनता उनके साथ नहीं है, ये सच्चाई है। अब बात यह है कि जनता कैसे साथ हो, इस चीज पर विचार अंदर खाने कांग्रेस को करना चाहिए और इसी बात की आवश्यकता है। तो दरअसल चाहिए ये कि आरोप प्रत्यारोप को छोड़ करके हम राजनीतिक पार्टी की शक्ल जो है कैसे अख्तियार करें। सही बात तो ये है कि कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों की रीति नीति और दोनों की कार्यशैलियाँ लगभग एक जैसी होने लगी हैं। बल्कि कई बार भ्रम होता है लोगों को कि राजनीतिक पार्टी एक राजनीतिक पार्टी जो काम करती है वही दूसरी करती है, जबकि इसके एमएलए और इसके सदस्य दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, उधर से इधर आ जाते हैं। जब लोग सब इधर से उधर जा रहे हैं और कार्यशैली सबकी एक जैसी होगी तो किसी की अपनी विशिष्ट पहचान तो कहीं रही नहीं। ऐसे ही कांग्रेस ने भी अपनी विशिष्ट पहचान जो है, जो कांग्रेस की स्थापना के साथ में जो जिसके बूते पर वो आज जिस इतिहास के बूते पर वो दम भरते हैं कि हमारी पार्टी इतनी पुरानी है और जिसने सत्ता संघर्ष में देश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, तो वो जो धार जो है वो धार खत्म हो चुकी कांग्रेस में, जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ मैं शरण मिश्रा शैली जी से जानना चाहूंगी कि जिस तरह से अगर बात करें मुद्दों की या शीर्ष नेतृत्व की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, अगर योगी आदित्यनाथ जी को ले लीजिए, असम के मुख्यमंत्री को ले लीजिए, कई दिग्गज नेता कहीं और राज्यों के भी मध्य प्रदेश में आकर चुनाव प्रचार में लगे रहे। कांग्रेस की अगर बात करें तो केवल कमलनाथ जी लगातार प्रचार में लगे रहे। पूरी बागडोर जो थी कमलनाथ जी ने अपने हाथ में ले रखी थी और वही लगातार नजर भी आ रही थी। तो कहीं कुछ कमी नजर आई यहाँ, इसका भी खामियाजा देखने को मिल रहा है। नहीं, अब मैं ये तो नहीं कहता कि बागडोर केवल कमलनाथ जी के हाथ में थी। जो एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, वहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत सारी सभाएं करी मध्य प्रदेश ने, खड़गे जी ने, जो कि संभावित प्रधानमंत्री का चेहरा है कांग्रेस की ओर से भविष्य में, ऐसा मेरा आकलन है जी। इसके अतिरिक्त राहुल गांधी जी, जो खुद एक बहुत बड़े लीडर हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने बहुत सारी सभाएं करी। ये बात
थोड़ा ज़रूर कहूँगा, राहुल जी ने मध्य प्रदेश में कम इंटरेस्ट लिया। प्रियंका जी ने बहुत सारी सभाएं करी और ग्वालियर चंबल की सभाओं में भीड़ भी बहुत आई उनको सुनने। तो केवल ये कह देना कि एक जन ने मैनेजमेंट अपने हाथों में ले लिया, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि लिस्टें भी जो डिक्लेयर होती हैं वो अंततः हेड ऑफिस से ही होती हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। तो ये ज़रूर रहता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं, कमलनाथ जी बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत सीनियर हैं, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उनका जो कद और उनकी जो एज है उसके अकॉर्डिंग उनको दिल्ली से कॉपरेशन बहुत मिला है। उनका जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है, जैसा हम लोग भी जाते आते हैं, बात करते हैं, तो कॉपरेशन बहुत मिला। वैसे तो छत्तीसगढ़ में तो भूपेश जी ने किसी को आने ही नहीं दिया, वहां तो कल तक एग्जिट पोल बता रहे थे कि भूपेश जी रिपीट हो रहे हैं। राजस्थान में नेक टू नेक फाइट थी, वहां भी राजस्थान में भी सचिन पायलट जी के साथ क्या हुआ। तो भाई ये कह देना कि केवल मध्य प्रदेश में हार का कारण कमलनाथ जी होंगे, तो ये मैं न्याय उचित नहीं समझता। हालांकि ये मेरा काम नहीं है, लेकिन मेरा आकलन है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी भी बराबर काम कर रहे थे, अरुण यादव जी भी हैं, सुरेश पचौरी जी भी हैं, कांतिलाल भूरिया जी भी हैं। अब उनकी पार्टी ने जिसको जितना जहां काम दिया होगा वो लोग उतना काम कर रहे होंगे। अब जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने संभाग स्तर पर अपने बड़े चेहरों को उतारा, वहां कांग्रेस ने नहीं उतारा, लेकिन जो कांग्रेस के जो पुराने चेहरे हैं, जो टिकट वितरण के समय जो अपनी दावेदारी बताते हैं और जो लिस्टें देते हैं, हमने तो ये तक सुना दिल्ली में एक कांग्रेस के नेता खड़गे जी के पास अलग से लिस्ट लेके पहुंच गए थे। जिस दिन लिस्ट आ रही थी उस दिन कमलनाथ जी बड़े परेशान हो गए थे, उन्होंने अपनी लिस्ट ले जाके रख दी कि बोले भैया मेरे इतने टिकट हैं, मेरे इतने लोग हैं, मैं इतने साल से कांग्रेस में हूँ, बड़े बड़े पदों पर रहा हूँ। तो ऐसी कई अनौपचारिक बातें हैं। तो ये कह देना कि केवल एक जन, मुझे नहीं लगता, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी का साथ देने में सब लोगों ने कमी छोड़ दी है। अगर सब लोग मिलके साथ देते तो हो सकता था ये नंबर्स थोड़े और बढ़ जाते। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी हार जाती, लेकिन कांग्रेस के नंबर्स बढ़ सकते थे, कुछ सीटें और बढ़ सकती थी अगर कमलनाथ जी अकेले ना पड़े होते। लगातार केवल वही प्रचार में नजर है, कोई और नेता उनके साथ नजर नहीं आया। धर्मिष्ठा जी एक बात और, ये कांग्रेस ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने कई जगहों पे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस भी किया है। बीजेपी के भी दिग्गज जो हैं वो हार की कगार पे हैं कई सीटों पे, भले उनके पास बहुमत का आंकड़ा बड़ा होगा। तो ऐसा ये कह देना, कहीं ना कहीं देखिए छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स होती हैं और माइक्रो लेवल की तैयारियां होती हैं। ये कहेंगे कि कांग्रेस माइक्रो लेवल की तैयारियां करना छोड़ दी हैं। आप अभी संगठन की कुशलता की बात चल रही थी, कांग्रेस का सेवा दल कहाँ है, कांग्रेस का यूथ कांग्रेस कहाँ है, कांग्रेस की एनएसयूआई कहाँ है। आज मध्य प्रदेश के कॉलेजों में आप जाइए, कांग्रेस की एनएसयूआई की हालत देखिए वहां पे क्या है। यूथ कांग्रेस का किसी जमाने में किसी दशक में दबदबा होता था, ज्यादा पुरानी बात ना करें, 10-15 साल पीछे चले जाएं। तो ये जो विंग्स हैं इनको तैयार क्यों नहीं कर रही कांग्रेस? भाई आप जन जन तक जाना पड़ेगा, जनता के दरवाजे तक जाना पड़ेगा। केवल जो पूर्व का जो ट्विटर है जिसको अब एक्स बोल रहे हैं, वहां पे जो नेतागिरी चल रही है, इसको कई बार मैंने सुना, बीजेपी के 1-2 मंत्री कई बार इस पे हास प्रयास करते थे जी। तो इसको बुरा नहीं मानना चाहिए इन बातों को। और अगर आपकी आलोचना भी हो रही है तो उसके पीछे का आप अर्थ समझिए। जैसा भी आदित्य भाई ने बताया कि भाई आप उसको बुरा क्यों मानते हैं। भाई जो देश की इस टाइम सबसे बड़ी पार्टी है, लंबे समय से राज कर रही है, वो बुरा नहीं मान रही, आप क्यों बुरा मान रहे हो? आप क्यों पत्रकारों को बायस बोलते हो? गोदी, ये गोदी शब्द कहां से आ गया? कभी आपने पत्रकारों का हालचाल जाना कि भैया उनके घर कैसे चल रहे? कभी किसी ने जानने की कोशिश करी? ये केवल आरोप लगा देना कि ये फ्रेम्ड हैं, ये बीजेपी से पोषित हैं, ये कांग्रेस से पोषित हैं, ये इन बातों का कोई औचित्य नहीं है। आज लोग स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं। आप लोग भी यूट्यूबर्स के पास गए, आप लोग भी डिजिटल मीडिया के पास गए, क्यों गए? आपकी बात सुन रहे तभी ना गए ना। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र जी, सही कहा आपने कि ग्राउंड लेवल पर उतरना पड़ेगा, जनता के मन की बात जानी पड़ेगी और कमियां कहाँ रह गई उन कमियों को दूर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। फरहाना जी, आदित्य नारायण जी और शैलेंद्र नागले जी और शैलेंद्र मिश्रा शैली जी, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।